क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 नीलकंठ पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ, ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। और जो पाठ का बेटा अंत है ना, वह हृदय स्पर्शी है, हृदय को छूने वाला है। पाठ का अंत बहुत ही ज़्यादा बेटा अच्छा है। आप कहानी को बेटा बहुत ध्यान से और बहुत मन से पढ़िए और समझिए। इस कहानी की जो बेटा लेखिका है, इस पाठ की जो लेखिका है, वह है महादेवी वर्मा। तो पहले क्लास सेवन्थ अपनी लेखिका के बारे में आप जान लीजिए। महादेवी वर्मा हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से बेटा एक थीं। ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थीं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से बेटा ये एक थी, इसलिए इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता था। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु बेटा 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ था। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं बेटा, वह है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, अग्निरेखा, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा आदि। तो चलिए बेटा, इस पाठ को आप पढ़िए और समझिए। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। लेखिका कहती है बेटा कि एक दिन मेरे यहाँ एक अतिथि आए थे और उनको मैं स्टेशन पहुँचा कर लौट रही थी। तभी मुझे चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। ये जो बेटा लेखिका है महादेवी वर्मा, इन्हें ना बेटा पशु और पक्षियों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। ये पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। इन्हीं की बेटा एक मुख्य कृति है गिल्लू। हो सकता है कि आप आगे की कक्षाओं में गिल्लू के बारे में भी पढ़ें। तो इन्हें बेटा ये जो है पशु पक्षियों से इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। लेखिका ने बेटा अपने ड्राइवर से दुकान की ओर चलने का संकेत दिया। कौन सी दुकान? चिड़ियों और खरगोशों की। बड़े मियाँ थे बेटा चिड़िया वाले। उनकी दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया और मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। किसने आरंभ किया बेटा? दुकानदार ने। ड्राइवर को तो उन्होंने रोक दिया सड़क पर और फिर कहाँ गई? वह दुकान पर गई। और दुकान पर बेटा लेखिका कोई प्रश्न करती इससे पहले ही दुकानदार ने क्या कहा? सलाम गुरुजी। और कहा, पिछली बार आपने क्या मांगा था? पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार जो है वह 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है उसमें से और एक मोरनी है। तो दुकानदार कहता है लेखिका से कि उसे आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है। लोग क्या करते थे बेटा कि चिड़िया को ले जाके, मतलब मोर को या चिड़िया को मार देते और मार के उसके पंजों से दवा बनाते। तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। कैसे लोग? जो मोर के पंजों से दवा बनाते हैं। लेकिन गुरुजी, मेरे भी सीने में इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मैं मासूम
चिड़ियों को कैसे दे दूं। तो मैंने उसकी बातों को टाल दिया, मतलब जो खरीदने आया था मैंने उसकी बातों को टाल दिया। मैंने कह दिया कि गुरुजी ने इन्हें मंगवाया है, मतलब मोर के बच्चों को गुरुजी ने मंगवाया। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस क्या करो, पकड़ो पकड़ो, मतलब चिड़ियों को पकड़ो और फिर उन्हें मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। ये बात बेटा इसलिए कहा लेखिका ने यहाँ पर, क्योंकि जो बड़े मियाँ थे, मतलब जो दुकान वाले थे चिड़िया वाले, बड़े मियाँ लगातार बोलते ही जा रहे थे, कोई निश्चित स्टेशन नहीं, मतलब वह रुक ही नहीं रहे थे। तो इसीलिए लेखिका ने कहा कि उनके भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर यहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे, मतलब कि सुनने वाला जहाँ रोक दे तो समझ लो कि वहीं पे वो बड़े मियाँ रुक जाते थे, वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। लेखिका ने उन्हें बीच में ही रोका और रोककर पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम्स में किसी जड़े चित्र के समान लग रहे थे। जब मैंने पूछा कि वो बच्चे हैं कहाँ, तब बड़े मियाँ ने संकेत किया और मैंने उनके संकेत का अनुसरण करते हुए देखा तो क्या देखती हूँ कि तार के बने हुए छोटे से पिंजड़े तक मैं पहुँची, जैसे उन्होंने संकेत किया। तो मैंने, जिसमें तीतरों के समान, तीतर बेटा एक चिड़िया की प्रजाति होती है, तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण मतलब बेटा छोटा, इतना छोटा था कि जो पक्षी शावक थे, शावक मतलब बेटा पक्षियों के बच्चों को कहा जाता है, छोटे बच्चों को पक्षी शावक जो थे वो ऐसे लग रहे थे जाली के अंदर कि जैसे कि किसी फ्रेम में उनको जड़ दिया गया, उनके चित्र जो है किसी फ्रेम में जड़ दिया गया हो, ऐसे वह पक्षी शावक लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद, अब आइए बेटा पेज नंबर 109 पर, नगद 30 रुपये लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला, जो इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। लेखिका कहती हैं बेटा कि जब मैंने निरीक्षण किया, जब मैंने ध्यान से उन्हें देखा और जब मैं देख रही थी तो बड़े मियाँ जो हैं वो लगातार बोलते ही जा रहे थे, कह रहे थे, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने क्या किया था, मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए थे। मैंने बारहा कहा, मतलब मैंने कई बार कहा कि भाई जरा सोच तो, अभी तो मोर की कोई भी इनमें खासियत, मतलब मोर की कोई भी विशेषता इनमें है ही नहीं और तो इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल था, इसलिए मैंने सोच विचार कर अचता पछता कर मैंने वो 30 रुपये दे दिए।
अब आपको जो मुनासिब समझे, मतलब आप जो ठीक समझे वो दे दीजिए। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के। मतलब लेखिका ने क्या किया बेटा, 30 मार तो चिड़ी मार के नाम के और 5 जो है वह बड़े मियाँ के ईमान के। मतलब 30 रुपये तो उसके जो लाया था और 5 रुपये उन्होंने बड़े मियाँ को, मतलब 35 रुपये दिया। और देकर मैंने क्या किया, छोटे पिजड़ों को उठा के कार में रख लिया। कहती हैं लेखिका कि जब मैंने उन्हें अपनी कार में रखा हो तो जैसे लग रहा था कि जो वह चित्र के समान दिख रहे थे वह जीवित हो उठे हों। दोनों पक्षी के बच्चे जो थे छटपटाने से लगता था कि जैसे पिजड़ा जो है वो क्या हो गया, पिजड़ा ही पूरा सजीव हो गया है और उड़ने योग्य हो गया है। तो इस तरह से बेटा जो महादेवी वर्मा है, इस तरह से वह चिड़ी मार की दुकान से, चिड़िया वाले की दुकान से क्या लाई थी, मोर के 2 छोटे छोटे बच्चे लाई थी, जिसमें से एक था मोर और एक थी मोरनी। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अब प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर खाप के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। जब वह बेटा पहुंची, लेखिका घर लेकर पहुंची, तो सब कहने लगे, अरे ये मोर नहीं, ये तो तीतर है, तीतर, मोर बताकर तुम्हें ठग लिया। अनेक बार वह ठगी गई थी, इस कारण वह चिढ़ जाने की दुर्बलता उनकी बन गई थी। नाखुश होकर मैंने कहा कि अरे मोर के क्या सुरखाब लगे होते हैं, मतलब मोर के क्या बहुत अलग से पंख लगे होते हैं, सुरखाब के पर लगे होते हैं, मतलब क्या बहुत अलग के तो कोई पर लगे नहीं होते, और कुछ भी हो, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार में और मेरे यत्न में कुछ विशेषता आ गई। तो लेखिका जो है उनके जो व्यवहार में कुछ विशेषता आ गई। सुरखाब माने होता है बेटा लाल रंग के पंख लगे होते हैं। तो लेखिका को सब लोग चिढ़ाने लगे कि अरे तीतर बताकर ठग लिया। लेखिका से सबने कहा बेटा कि तीतर बताकर ठग लिया, तो हालांकि वो बहुत बार ठगी गई थी, इसलिए उन्होंने चिढ़ करके नाखुश होकर कहा कि अरे मोर के क्या लाल रंग के तो पंख लगे नहीं होते हैं, है तो पक्षी ही। उन्होंने फिर भी दोनों पक्षियों के प्रति में उनके व्यवहार में बेटा कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। कहती लेखिका कि पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में मैंने उनका पिंजड़ा रखा और रखकर फिर दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैंने क्या किया, 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से, मतलब छोटे से पिंजड़े से निकलकर मेरे कमरे में मानो खो गए, मतलब इधर उधर छिप गए, खो गए। कभी वे मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने क्या किया, दोनों ने, मोर मोरनी ने, कि जो मेरे रद्दी कागजों की टोकरी थी उसी में उन्होंने अपना बसेरा बना लिया। 2-4 दिन वे इस प्रकार दिन में इधर उधर छिपते, गुप्तवास करते, और रात में क्या करते, दोनों मेरी रद्दी की टोकरी में आ जाते, प्रकट हो जाते, आ जाते। फिर अस्वस्थ हो जाने पर
जब मतलब वो अस्वस्थ हो गए, मतलब निडर हो गए, तो वह कभी मेरी मेज पर, कभी मेरी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक से आकर के जो है प्रकट हो जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अंधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गैरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। लेखिका को बेटा खिड़की में जाली लगी थी, तो लेकिन दरवाजा उन्हें बराबर बंद करना पड़ता था। अगर खुला रखती तो उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसका नाम चित्रा था। वह इन नवागंतुकों मतलब कि नए आने वाले मेहमानों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध मतलब खोज करने का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। यह अनुमान करना कठिन नहीं है कि अगर उन्हें इन नए मेहमानों का पता लगता तो ना जाने वो क्या करती। वैसे तो जो चित्रा है वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, परंतु चूंकि यहाँ पर दो अपरिचित पक्षियों ने अधिकार कर लिया था, चेष्टा का प्रश्न था, मतलब दो पक्षी आए और उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, इसका प्रश्न था। तो उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों मतलब दोनों मोर और मोरनी उसकी दृष्टि में ऐरे गैरे किस मेरी मेज को ही अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मतलब चित्रा बिल्ली जो थी बेटा वह अभिमानी थी और क्या थी, वह मादा बिल्ली थी, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा असहनीय कहा जाएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 110 पर। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प कैसा हो गया, चिड़िया जैसा, मतलब चिड़िया खाने जैसा मेरे कमरे का जो कायाकल्प है वो चिड़िया खाने के रूप में जब बदलने लगा, तो मैंने क्या किया कि बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर मैंने जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया, जो क्या था, जीव जंतुओं का एक सामान्य निवास था। दोनों नवागंतुक माने बेटा नए मेहमान ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका ने क्या किया बेटा, जब वह बड़े हुए और मतलब उनका जो कमरा था जब चिड़िया खाने जैसा लगने लगा, तो लेखिका ने उन्हें क्या किया, उन्हें जाली के बड़े घर में पहुंचाया। और जाली के बड़े घर में जब मोर मोरनी पहुंचे तो वहाँ का क्या माहौल था बेटा, कुतूहल सा लगा, मतलब कि शोर शराबा होने लगा। जैसा कैसे होता जब घर में कोई नई बहू आती तो उसके परिवार में नहीं शोरगुल रहता है, चहल पहल रहती, वैसे ही चिड़िया खाने में भी मतलब चिड़ियाघर में भी पहुंच गया, चिड़िया खाने में पहुंच गया, शोरगुल वैसे ही चहल पहल। एक लक्का कबूतर था जो नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू का गीत गाने लगा।
बड़े खरगोश जो थे वह सभ्य सभासदों के समान एक पंक्ति में बैठकर गंभीर भाव से उनका जांच करने लगे। और छोटे खरगोश थे जो कैसे थे, ऊन की गेंद जैसे थे, वो क्या किए, उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोता जो मानो जो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करता है, बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। उस दिन तो लेखिका कहती है, उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चिड़ियाघर में क्या आ गया है, पूरा भूचाल आ गया है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। कहती लेखिका कि धीरे धीरे मोर के बच्चे क्या होने लगे, बड़े होने लगे, और उनका जो कायाकल्प था, मतलब जो बदलाव था, मतलब जो उनका बदलाव था, अब वह कैसा होने लगा, क्रमशः रंगमय था, रंग से भरा था। कैसे, जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर पर कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। जो मोर था बेटा, उसके सिर पर कलगी आ गई जो बहुत घनी थी, ऊंची थी और चमकीली थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैनी, मतलब कि नुकीली। गोल आँखों, गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ धुति झलकने लगी। कहती हैं लेखिका कि जो चोंच थी वह अधिक बंकिम, बंकिम माने होता है बेटा धारदार, और पैनी नुकीली हो गई। और जो गोल आँखें थी उसमें इंद्रनी की नीलाभ, उसमें इंद्रनी की इंद्रनी की नीलाभ, नीला मतलब नीला रंग की धुति चमकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। नील हरित ग्रीवा, ग्रीवा माने होता है बेटा गर्दन, और जो उनकी जो लंबी नील हरित ग्रीवा थी, मतलब जो लंबी लंबी नीली हरित जो उनके गला था, गर्दन थी, वह हर भंगिमा में धूप छाही उसमें तरंगे अब उठने लगी थी। दक्षिण बाम, बाम माने होता है बेटा बायां, बाम माने बायां। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। तो मोर के सिर पर कलगी आ गई जो बहुत ही घनी थी, ऊंची थी और चमकीली थी। चोंच कैसी थी, बहुत धारदार बेटा और नुकीली हो गई थी। गोल आंखों में नीले रंग की इंद्रनी अब झलकने लगी थी, इंद्रनी की नीलाधुति छलकने लगी थी। गर्दन भी क्या थी, उनकी हरी, लंबी, नीली और हरित थी, हरित ग्रीवा थी, और धूप छाई तरंगे उठने लगी थी। जो दक्षिण बायां दोनों पंखों में क्या था, सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा था, आलेखन झलकने लगा था, स्पष्ट होने लगा था। लंबी पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। हरित रंग हरित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आका जा सकता है। यहाँ पर लेखिका ने बेटा मोर की सुंदरता का वर्णन किया है कि उसका कलगी कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, फिर उसके पंखों पर कैसे आलेखन थे। पूंछ लंबी हो गई और क्या हुआ, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के समान इंद्रधनुषी रंग क्या हुआ, चमक उठा। उद्दीप्त मतलब चमक उठा। रंग क्या था, रंग हरित पैरों को गर्वीली गति ने, मतलब गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, मोर का गर्दन को ऊंची करके देखना, फिर विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना
आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था तो उसका कोई वर्णन ही नहीं था। उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? लेखिका कहती हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने मोर के बारे में बताया, उनका तो पहले उन्होंने जो उसकी बनावट थी, कैसे कैसे रंग उभरे, कैसी उसकी गर्दन थी, कैसी उसकी आंखें और चोंच थी, फिर वो किस तरह से चलता था मोर और क्या क्या उसके अंदर क्रियाकलाप थे, तो लेखिका कहती हैं कि उसका अनुभव तो देख करके ही किया जा सकता है। गति का चित्र कभी भी आका नहीं जाता, कभी भी उसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़िएगा और सबसे ध्यान ये दीजिएगा बेटा कि इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं जो आप बराबर ध्यान से उसको ध्यान से सुनिए और देखिए। तो आज आप यहाँ तक बेटा पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी और तभी आपको कॉपी वर्क भी करना होगा।